हेलो फ्रेंड्स, लमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार, नए टॉपिक वायुमंडलीय दाब के साथ। वायुमंडलीय दाब यानी कि जो अपने चारों ओर का जो वातावरण है, पर्यावरण है, जो वायुमंडल है, उसके द्वारा जो दाब डाला जाता है या जो दाब लगाया जाता है, वही दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अर्थात वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान लगभग कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे आया? पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि जो दाब होता है उसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो वायुमंडलीय दाब का मान लगभग कितना होता है? 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल होता है। दाब की अन्य इकाइयां देख, एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है? कंपटीशन एग्जाम में निम्नलिखित में से दाब की इकाई नहीं है, तो उनमें से आपको तीन ऑप्शन तो जो वो देगा जो दाब की इकाई है, जैसे वायुमंडल, यानी कि ये जो दाब की प्रायोगिक इकाई है वायुमंडल यानी कि एटीएम, एटमॉस्फेयर। दूसरी आती है बार, तीसरी आती है टोर, चौथी है पास्कल, पढ़ते हैं अपन। तो इनमें से तीन देगा, एक अन्य देगा। तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर एटीएम के नाम से रहेगा। बार और टोर ये किसकी इकाई है? दाब की ही इकाइयां हैं। अब एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं, कितने बार होते हैं, कितने टोर होते हैं? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है कि एक एटमॉस्फेयर के अंदर कितने पास्कल होते हैं। तो ये तो अभी अपन ने पढ़ा है कि एक एटमॉस्फेयर या एक वायुमंडलीय दाब में क्या होते हैं? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। या एक एटमॉस्फेयर में 1.01 बार होते हैं, या एक एटमॉस्फेयर में 760 यानी 760 टोर होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि एक एटमॉस्फेयर में कितने टोर होते हैं? 760 टोर होते हैं। कितने बार होते हैं? 1.01 बार होता है। और कितने पास्कल होते हैं? 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल होते हैं। अब बात करें कि वायुमंडलीय दाब किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो जैसे जैसे अपन पृथ्वी की सतह पर ऊंचे जाएंगे, पृथ्वी की सतह से ज्यो ज्यो अपन ऊंचा जाएंगे, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाएगा। और सबसे अधिक जो वायुमंडलीय दाब है वो कहाँ पर होगा? पृथ्वी की सतह पर होगा। यानी कि पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब तो होता है अधिकतम, और जैसे जैसे अपन सतह से ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि दाब का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है ऊंचाई के साथ में। तो दाब किस प्रकार से होता है? जैसे जैसे सतह से ऊपर जाओगे दाब का मान कम होता जाएगा, और पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब का मान पारे के स्तर की ऊंचाई के रूप में दर्शाया जाता है। यानी जो पारा होता है HG, उसके स्तर की ऊंचाई के रूप में दर्शाया जाता है। कि जब ऐसा पूछा जाए कि वायुमंडल का दाब कितना है, तो उसका जो मापन किया जाएगा वो किसके अंदर किया जाता है? पारे, परखनली के अंदर पारा होता है, और उसी के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अब बात करें मानक वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। तो पारे की 760 मिलीमीटर ऊंची नली के दाब को क्या कहा जाता है? मानक वायुमंडलीय दाब कहा जाता है, और यह एक एटमॉस्फेयर के तुल्य होता है। यानी पारे की 760, यहाँ पूछे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी ऊंचाई है पारे की नली के अंदर जिसको मानक वायुमंडलीय दाब कहा जाएगा। 760 मिलीमीटर, 760 सेंटीमीटर, या 7600 दे देगा, 7.6 दे देगा। ठीक है, अपने को याद रखना 760, और वो भी किस में है? मिलीमीटर में। तो पारे की 760 मिलीमीटर ऊंची नली के दाब को मानक वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और यह किसके तुल्य होता है? एक एटमॉस्फेयर के तुल्य होता है। अब क्वेश्चन आता है कि पारे को ही क्यों यूज में लिया जाता है? भाई धातुएं तो और भी होती हैं, धातु बहुत सी होती हैं, लेकिन पारे का ही यूज क्यों किया जाता है? तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है पारे के फेवर में वो क्या होता है कि पारे का घनत्व ज्यादा होता है। क्योंकि Hg का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए ही इसका यूज किया जाता है वायुमंडलीय दाब के मापने में। सेकंड पॉइंट है, यह कांच की नली को भिगोता नहीं है। अपन ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था एक आसंजक बल और संसंजक बल। आसंजक बल का मान अगर कम है तो वह द्रव कांच को नहीं भिगोएगा, अपन ने ही पढ़ा था। तो कांच की नली को
पारा नहीं भिगोता, क्योंकि उसके आसंजक बल का मान क्या होता है, कम होता है, इसीलिए तो नहीं भिगोता है। और इसी कारण से वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए ही कांच की नली में किसका उपयोग किया जाता है, पारे का, यानी कि Hg का उपयोग किया जाता है। तीसरी जो बात है वो क्या है कि पारा चमकीला होता है, जो बैरोमेट्रिक ऊंचाइयों को भी आसानी से देखा जा सकता है। चौथी बात है कि पारे का हिमांक -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माइनस का 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात जैसे पानी जमता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि पानी का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक उसी प्रकार से पारे का हिमांक कितना होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात ठंडे स्थानों पर भी वायुमंडलीय दाब मापने के अंदर पारे का यूज आसानी से किया जा सकता है। थैंक यू। वीडियो लाइक आए तो शेयर करना।